नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण पक्ष पे बात करने वाले हैं। जनरली आप सभी को पता है कि हमारे समाचार पत्रों में एक बात कॉमनली हमें मिलती है, वह बॉस्को की हो या फिर हो बलात्कार की, लेकिन सभी के लिए यह घटना दर्दनाक है। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, जो जजमेंट अपने आप में काफ़ी अजीब है और अनेक पहलुओं को समाये हुए हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम उसको चर्चा करें और चर्चा करते हुए देखें कि क्या न्यायालय का पक्ष सही था, उसने जो विचार दिए वह सही थे या फिर इसकी जगह कुछ और होना चाहिए था। आप लोग भी पूरा मामला सुनिएगा, जानिएगा, उसके बाद मुझे बताइएगा कि क्या वास्तव में बलात्कार का अंतिम समाधान सिर्फ विवाह ही है या जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन परिस्थितियां जब बदल जाती हैं तो हर एक व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या है मामला, पूरा डिस्कस करते हैं आप लोग के साथ। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि देखिए, यदि मान लीजिए कभी कोई बलात्कार का मामला सामने आता है, लेकिन बलात्कार का मामला चलता है कोर्ट में, और आप और मैं हम सभी ये बात जानते हैं कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था कितनी सुस्त है। यदि आपने मामला कोई भी दर्ज किया हो तो ऐसी स्थिति में 5 साल तो जनरली मान के चलिए कितना समय लगता है पूरे के पूरे केस को निपटने में। अब इन्होंने यहाँ पर इस दौरान यह घटना अनुभव की कि जो पक्ष था, चाहे आरोपी पक्ष हो या पीड़ित पक्ष हो, दोनों ही पक्षों ने कोर्ट से बाहर समझौता कर लिया, और समझौता इस रूप में किया कि एक काम करते हैं, लड़के और लड़की की शादी करा देते हैं। ठीक है, जो हुआ बीती बात। जनरली आप कहीं भी देखोगे तो ऐसे ही बातें सामने आती है। लोग जो होते हैं बड़े समाज के, वो यही कहते हैं कि जो हुआ बीती बात हुई, घटना हो गई, कोई बात नहीं, बच्चे दोनों नादान थे, इनकी शादी करा दो, है ना। कहीं कहीं तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े राजनेता भी कह देते हैं कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है, यह स्थिति भी सामने आती है। अब इसी मामले पर संज्ञान लिया न्यायालय ने देखा कि भाई दोनों पक्षों ने बाहर ही समझौता कर लिया, और समझौता किया विवाह के रूप में, यानी कि सभी लोगों ने मिलजुल के बातचीत करके शादी करा दी और लड़की को उसके घर भेज दिया। ठीक है, अब यहाँ पर कोर्ट ने जो जजमेंट डिलीवर किया, वह जजमेंट यह डिलीवर किया है कि यदि ऐसा कभी होता है और दोनों पक्ष बाहर समझौता कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में न्यायिक कार्यवाही का महत्व जो है वह खत्म हो जाता है, और फिर न्याय देना या फिर कार्यवाही को खींचना और पक्ष की सुनवाई करना कहीं ना कहीं लोगों के पारिवारिक जीवन में समस्या उत्पन्न करता है, बाधा बन जाता है, जो कि गलत है। या तो आप विवाह ही ना करो, आपस में कोई समझौता ही ना करो। यदि आपने कोई समझौता कर लिया है, ऐसी स्थिति में कोर्ट की कार्यवाही पूरी तरह से बिल्कुल बेकार हो जाती है। क्यों बेकार हो जाती है? क्योंकि कोर्ट की जिम्मेदारी न्याय देना है। लेकिन मान लीजिए कि दोनों ही पक्ष, चाहे आरोपी हैं चाहे पीड़ित हैं, बाद में विवाह कर लेते हैं। विवाह करने के बाद आप अब पारिवारिक संबंध में बंध गए, अब जीवन साथ बिताना है। ऐसी स्थिति में आपका कोर्ट में आना, कोर्ट में एक दूसरे के सामने खड़ा होना, अपने अपने विचार प्रस्तुत करना आपके वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करेगा, आपके सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करेगा, जो पूरी तरह से गलत है। तो इस दौरान हमने देखा कि कोर्ट ने यह स्वीकारा एक तरह से कि यदि ऐसा कुछ होता है तो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, यदि बलात्कार हो उसके बाद में आरोपी शादी कर ले उस महिला से, तो क्या यह सही है और इसको समाज में मान्यता मिलनी चाहिए? समझेंगे, मैं भी बाद में विचार प्रस्तुत करूंगा, आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक प्रश्न यदि प्री में पूछा जाएगा आप लोगों से, कुछ इस रूप में हो सकता है, तो यदि पहले ही परिचित है तो आंसर कमेंट कर दीजिए, अन्यथा पूरे विचार पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे, देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कैसा प्रश्न है और क्या क्या इसमें पक्ष शामिल है। हालांकि यह पूरा मामला आप लोगों के मेंस एग्जाम के लिए बेहद खास है और अनेक बार इस प्रकार की बातें पूछी गई हैं, विवाद उठा है, तो आने वाले समय में भी कई बार प्रश्न बन सकते हैं। चलिए, तो देखिए, मामला जो था यह था रंजीत कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य मामला, जिसकी सुनवाई कर रहे थे न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सत्येन वैद। ठीक है जी, तो इन्होंने पूरा केस देखा। इनको पता लगा कि भाई दोनों पक्षों ने शादी कर ली। तो शादी करने के बाद जब मामला खुला तो इन्होंने तब जाकर अपने विचार दिए और उन्हें बताया कि अब आरोपी को सजा दोगे। पहली बात तो देखो, अब मामला खींचोगे। ठीक है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जिसने रेप किया है, कायदे से हम समझते हैं तो हमारा कानून कहता है कि भाई यह हमारे समाज में एक दंडनीय अपराध है, और दंडनीय अपराध का मतलब है कि सजा होगी व्यक्ति को। ठीक है, अब मान लीजिए दोनों ने कर ली शादी। अब शादी करने के बाद क्या होगा, किसी एक को भी प्रभावित करना दोनों को प्रभावित करने के समान है। अब ऐसी स्थिति में यदि आप पुरुष को सजा देंगे तो सजा महिला के लिए भी बराबर सी ही होगी। क्यों? पहली बात तो आप कार्रवाई में आ रहे हैं, आपको बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, पति पत्नी दोनों आ रहे हैं, और
पता थोड़ी होता है 6 महीने में सुलझेगा, साल भर में। पता लग रहा है कि पति पत्नी के साथ बाद में बच्चे भी इन घटनाओं को अनुभव कर रहे हैं, है ना। तो यह समाज पे एक नकारात्मक प्रभाव डालता है, पारिवारिक पृष्ठभूमि पे भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। और इसके साथ साथ ही मान लीजिए हमने पूरी सुनवाई की और सुनवाई में हमें इतना पता है कि जिस व्यक्ति ने बलात्कार किया है वह दोषी तो है ही, सजा मिलेगी। अब सजा देने का मतलब यह है कि हम पारिवारिक संबंध को तोड़ रहे हैं, क्योंकि जो पुरुष होगा वो जाएगा जेल, बाद में महिला और परेशान होगी। तो महिला खुद सोचेगी कि मतलब पहली वाली स्थिति मेरे लिए अधिक दुखदाई थी या बाद वाली स्थिति मेरे लिए अधिक दुखदाई है। यह एक विचारणीय प्रश्न अपने आप में ही बन जाएगा। अब ऐसी स्थिति में न्यायालय के सामने भी यह मामला गंभीर हो गया है कि न्यायालय करे तो करे क्या, क्योंकि न्यायालय की स्थापना किस लिए की है? न्याय देने के लिए। हमें यहां पर इसलिए बैठाया हुआ है कि हम न्याय करें, हमें इसलिए नहीं बैठाया हुआ कि हम पारिवारिक संबंधों को तोड़ें, पक्षों को परेशान करें, जो पीड़ित पक्ष है उसे ही परेशानी हो। इन सभी काम के लिए हमें नहीं बैठाया गया। हम नहीं चाहते किसी के विवाह के बीच में हम बंधन बन जाए। अब ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा कि देखिए, या तो पहली बात आपको बाहर कोई प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए। यदि समझौता कर लिया है, अब ऐसी स्थिति में न्यायालय यदि कुछ करेगा तो फिर परिणाम दोनों के लिए ही नकारात्मक होंगे और न्याय मिलना भी एक तरह से परेशान करने वाली बात ही हो जाएगी। ठीक है, हालांकि कभी भी ऐसा होता है तो सभी को यह ध्यान रखना चाहिए, न्यायालय सुनिश्चित करे कि देखिए सिर्फ विवाह का अर्थ व्यक्ति को सजा से बचाना तो नहीं था, और जनरली और क्या ही होगा इससे ज्यादा। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि चलिए ठीक है, कोई घटना हो गई तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं समाज के, वह इतना कहते हैं कि ठीक है, लड़की को घर मिल जाएगा, सब चीजें ठीक हो जाएंगी, सेटलमेंट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुरुष पक्ष होता है उसका यही मानना होता है कि सेटलमेंट कर लो, कल को लड़का जेल जाएगा, मामला गंभीर है, तो जेल भेजने से अच्छा है कि शादी कर दो। अब जब शादी हो जाएगा तो लड़की वालों को खुद लगेगा कि घर का दामाद है, मामला सुलटा देते हैं, अपनी लड़की को परेशानी होगी, जिसके बाद वह खुद ही केस वापस भी ले लेंगे। तो डायमेंशन काफी सारे अगर सोचे तो इसलिए न्यायालय ने कहा कि सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विवाह का जो मूल कारण है वह सिर्फ सजा से बचना ही है या कुछ और है, इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि वास्तव में विवाह का उद्देश्य दोनों के लिए एक अच्छी जिंदगी सुनिश्चित करना है तो ठीक है, एक रूप में स्वीकारा जा सकता है, लेकिन सिर्फ आरोपी को सजा से बचाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा साथ साथ हमने यहाँ पर यह भी देखा कि न्यायालय ने कहा है कि जब कभी भी ऐसा समझौता हो तो उसमें प्रायोरिटी मिलनी चाहिए पीड़ित की अपनी सहमति को, यानी कि पीड़ित खुद यह सुनिश्चित करे कि जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा गुनाह किया है, जो उसके जीवन के लिए गुनाहगार है, क्या वह उसे अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकारना चाहती है या नहीं। ऐसा नहीं है कि मतलब परिवार के लोग, समाज के लोग, रिश्तेदार दबाव बना रहे हैं कि जी शादी कर ले कर ले कर ले तो करवा दी जबरदस्ती, नहीं, यह नहीं होना चाहिए। यदि स्वैच्छिक सहमति है तब उस स्थिति में मामला होना चाहिए, अन्यथा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया, इसके पीछे का मैं एक आपको पक्ष और बता देता हूं, क्योंकि न्यायालय ने एक मामले में नोटिस किया था, पहले भी एक केस ऐसा आ चुका है कि जहां पर रेप हुआ था, लेकिन यह बाद में पता लगा कि दोनों ही पक्ष आपस में प्यार भी करते थे, शादी भी करना चाहते थे। तो इस प्रकार के मामलों को भी सोचा जाता है। तो यहाँ पर यही बात थी कि अगर स्वैच्छिक सहमति है तो वह अलग मामला है, सामाजिक दबाव या पारिवारिक दबाव इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इस दौरान क्या होगा कि यदि ऐसी स्थिति होती है, महिला स्वेच्छा से फैसला करती है, तो समाज में एक सम्मानजनक जीवन और गरिमा का जीवन जीने में मदद होगी। लेकिन इसके बाद में कोर्ट ने यह भी कहा कि ठीक है, एफआईआर और आगे की सभी कार्रवाई को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि इस सब का अब कोई भी फायदा नहीं है, यदि होता है तो चीजें खराब ही होगी। तो अंततः हम देखते हैं कि एक केस दर्ज होता है रेप का, और रेप का केस जो है वह एक ऐसे मोड़ पर आकर के समाप्त होता है जहां दोनों ही पक्ष एक पारिवारिक संबंध में बंध गए। जितनी कार्रवाई चली, आपने इस पूरी गतिविधि के दौरान न्याय के जी मांग के साथ में पूरा केस दर्ज किया था, न्याय नहीं लिया, वहीं दोनों पक्षों ने खुद ही सहमति दर्ज करी, खुद ही सारा समझौता कर लिया, विवाह कर लिया। अंततः कोर्ट को कहना पड़ा कि कार्रवाई आप रद्द कर दीजिए। कहीं ना कहीं न्यायालय का समय बर्बाद तो हुआ ही हुआ, न्याय की अपेक्षा भी पूरी नहीं हो पाई। और हम जनरली देखते थे कि पहले ऐसा होता था, गांव ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव वगैरह में जो सरपंच वगैरह हुआ करते थे वह इस प्रकार का निर्णय लिया करते थे। यदि होना इसी प्रकार की चीजें हैं तो क्या जरूरत है भारतीय लोकतंत्र की, एक संवैधानिक व्यवस्था की, और इतने सारे कानूनों की, जिनसे हम उम्मीद करते हैं, इतने सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से हम उम्मीद करते हैं कि यह किसी एक पक्ष के लिए न्याय सुनिश्चित करेंगे। क्या वास्तव में यह एक न्यायिक व्यवस्था है या वास्तव में किसी के एक साथ न्याय हुआ है?
दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं। अगर हम पारिवारिक स्थिति को समझते हैं तो हमें कुछ अलग पहलू दिखाई देते हैं, वहीं यदि हम बलात्कार जैसे एक जघन्य अपराध के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं पक्ष अलग हो जाते हैं, विचार अलग हो जाते हैं। अब आप लोग का क्या कहना है, यह बात आप लोग मुझे अभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके साथ साथ कुछ जुड़े हुए पिछले मामलों पर भी चर्चा करते हैं, जैसे कि एक हमारे समाज में टेंडेंसी क्या है, अभी भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग सोचते हैं कि कोई दुर्घटना ना हो जाए ऐसी, इस वजह से हम पहले ही एक काम करते हैं कि अपने घर की लड़कियों का विवाह कर देते हैं, है ना। जनरली आपने पहले देखा होगा बाल विवाह का प्रचलन था, तो बाल विवाह के प्रचलन के पीछे एक बड़ी वजह यही थी। जनरली चीजें गड़बड़ा जाती थी तो लोग सोचते थे कि समय से पहले विवाह कर दो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, जिसकी वजह से बाल विवाह का चलन बढ़ जाता था। ठीक है, वहीं साथ साथ एक प्रश्न हमारे सामने यह भी खड़ा होता है कि यदि इस प्रकार की ही घटनाएं होंगी, पहले रेप होते हैं बाद में शादी कर लेते हैं, तो अगर इसको सही ठहरा दिया जाए तो आने वाले समय में घटनाएं बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, इनको हम नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, जबकि हम चाहते हैं कि समाज से यह सभी बुराइयां दूर हो जाए। हालांकि पहले कुछ मामले रहे, जैसे कि थोड़े दिन पहले मैंने आप लोग के साथ एक केस डिस्कस किया था कलकत्ता उच्च न्यायालय का, जब फटकार पड़ी थी न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। मामला क्या था, थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करना चाहूंगा। मामा भांजी का केस था, दोनों ही अंडर एज थे, पॉक्सो का केस चला, दोनों अंडर एज थे, दोनों की स्थिति चल रही थी सामान्य रूप से, दोनों की सहमति बराबर थी, संबंध गैर शोषणकारी था। न्यायालय ने मामला सुना, जाना, देखा, समझा, लेकिन जितने दिनों में कार्रवाई हुई वह दोनों लोग शादी कर चुके थे। शादी करने के बाद सिर्फ लड़के को सजा हुई, हालांकि दोनों ही अंडर एज थे, लड़के को सजा हुई, लड़के को जेल भेज दिया गया। बाद में जो लड़की थी, जो रेप की पीड़ित थी, बाद में उसकी पत्नी बनी, उसने खुद कोर्ट से कहा कि मेरे पति को आप जमानत पे छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे जो सास ससुर हैं और जो बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पे आ गई है, सब कुछ मुझे अकेले करना पड़ रहा है। यदि आप पति को छोड़ देंगे तो जिम्मेदारियां परिवार की ठीक से निभाई जा सकेंगी। तो कोर्ट ने फिर वहां पर यह जजमेंट दिया था कि ठीक है, इस प्रकार की चीजों को कोर्ट में घसीटने से कोई फायदा नहीं है, पारिवारिक संबंध ही खराब होंगे। तो उस दौरान भी जो पीड़ित पक्ष था उसकी तरफ से ही सब चीजों की सहमति दर्ज की गई। आरोपी जो बेशक उसका पति ही था, पर कोर्ट से बरी हो गया। तो न्याय संगत व्यवस्था कहीं ना कहीं यहाँ भी हमें धूमिल पड़ती हुई ही दिखाई दे रही है, क्योंकि बीच में पारिवारिक संबंध या एक पारिवारिक पृष्ठभूमि आ जा रही है। हालांकि वर्ष 2022 में उच्चतम न्यायालय ने एक जजमेंट पास किया था, और इस जजमेंट में इन्होंने यह बताया था कि जो बलात्कार है यह हमारे समाज के लिए एक बहुत ही खतरनाक अपराध है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने यह सब चीजें प्रस्तुत की थी कि हमारे समाज में इसको किसी भी रूप में नहीं स्वीकारा जा सकता, और जब इसको किसी भी रूप में नहीं स्वीकारा जा सकता है तो इसका मतलब यही है कि विवाह में प्रवेश करने से चीजें नहीं बदल जाएंगी। यानी कि हम कभी भी बलात्कार को इस रूप में बढ़ावा नहीं दे सकते कि बाद में आप विवाह करें, और यदि हम सहमति दर्ज करते हैं, मान्यता देते हैं, तो यह समाज के लिए बहुत ही ज्यादा गलत होगा। यह वर्ष 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो विवाह में प्रवेश करने से यहाँ पर आप नहीं बच सकते। साथ साथ में सीआरपीसी का सेक्शन 320 है, इसके क्लॉज 1 और 2 है। यहाँ पर इन्होंने यह क्लियर किया हुआ है कि देखिए, बलात्कार समझौता योग्य अपराधों की सूची में नहीं है। यानी कि यदि ऐसा कभी मामला आएगा तो अग्रीमेंट से आप सेटलमेंट नहीं कर सकते। बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कई बार एक्सीडेंट होते हैं, इसका चोरी चकारी होती है, तो वह सेटलमेंट योग्य होते हैं। आप कंपनसेट कर दीजिए, सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन सीआरपीसी के तहत खुद यह डेफिनेशन दी हुई है कि बलात्कार जो है यह समझौता योग्य जो अपराध है उसकी सूची में शामिल नहीं है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को दंड भोगना ही पड़ेगा, चाहे स्थिति जो भी हो। ठीक है, उसके बावजूद ऐसा जजमेंट आया हिमाचल प्रदेश कोर्ट की तरफ से। साथ साथ बलात्कार एक गैर शमन योग्य अपराध होने के कारण इसे अदालत के बाहर आप समझौते के माध्यम से नहीं सुलझा सकते। ठीक है, तो यह भी कोर्ट के द्वारा ही बताया गया है, और इसी वजह से हमने देखा कि कोर्ट खुद ये बात मानता है कि यदि आप कभी भी कोई ऐसा मामला, जैसे कि वर्ष 2022 वाला मामला था, इस मामले में भी कोर्ट ने यह प्रस्तुत किया था कि आपने बाहर, चाहे पारिवारिक कारणों से या सामाजिक कारणों से, किसी भी रूप में चाहा कि मामला अब समझौते में बदल जाए और केस खत्म हो जाए, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि बलात्कार जो है यह एक सामान्य अपराध नहीं है। इसको आप अग्रीमेंट से सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, वर्ष 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि यदि आप बाहर सेटलमेंट कर भी लेते हैं तो भी एफआईआर वापस नहीं होगी। तो हम यहाँ पर एक स्थिति और देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसने कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट की अवहेलना भी की, क्योंकि सभी जो भी कार्रवाई थी उनको रद्द कर दिया है।
जबकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इस प्रकार की कार्यवाही रद्द नहीं होगी। हालांकि यह कार्यवाही पारिवारिक बंधनों में परिवर्तित होने का रद्द होनी चाहिए या नहीं, या फिर इस पूरे की पूरी घटना को अंत में विवाह के रूप में समाप्त कर देना कहां तक सही है, हर एक बात आप लोग मुझे अभी कमेंट में बताएंगे। साथ साथ हम लोग बात करते हैं पॉक्सो अधिनियम की। जनरली हमारे देश में हम देखते हैं कि बहुत सारे केस इस प्रकार में चलते हैं, जैसे कि यह जो केस था, जिस केस पे हमने बातचीत की पूरी हिमाचल प्रदेश की, यह भी पॉक्सो के तहत ही चल रहा था। आपने 18 वर्ष से कम उम्र की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, बाद में विवाह कर लिया। मामला न्याय संगत बिल्कुल भी नहीं हो सकता किसी भी रूप में, और उस सब के बावजूद कोर्ट से व्यक्ति बचा है। ठीक है, पॉक्सो में आपको क्या बताया जाता है कि देखिए, यदि 18 वर्ष से कम उम्र का कोई लड़का है या लड़की है, कोई भी है, यदि संबंध बनाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में सजा मिलेगी, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा जरूरी है, जिसके लिए ही यह कानून बनाया गया। हालांकि बच्चा 18 उम्र से कम होने के बावजूद भी सहमति दे देता है, तो उस स्थिति में यह बात ध्यान रखनी है कि उसकी दी हुई सहमति मान्य नहीं होगी। यानी कि सहमति दे या नहीं दे, कोई मायने नहीं रखता, जो व्यक्ति दोषी है उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी। इसी उद्देश्य से यहाँ पर यह अधिनियम बनाया गया है वर्ष 2012 में। ये बात ध्यान रखने वाली है कि इस अधिनियम में कुछ अपराधों को गंभीर हमला माना गया है। गंभीर हमले का मतलब यह है कि यदि आपका कोई करीबी सदस्य होते हुए भी आपके साथ इस प्रकार की घटना को अंजाम देता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो इन सभी बातों से परिचित है, जैसे कि कोई बड़ा अधिकारी हो, सिविल सेवक हो, सेना में शामिल हो, या फिर डॉक्टर हो, शिक्षक हो, कोई सरकारी कर्मचारी हो, यदि वह इन सभी चीज़ों से परिचित होने के बावजूद ऐसी किसी घटना में शामिल होता है, तो यह मान लीजिएगा कि यह एक गंभीर हमला है, और इसके लिए सजा आपको और भी अधिक दी जाएगी, और किसी भी मामले में, किसी भी रूप में इस घटना से आपको नहीं बचाया जा सकता। वहीं अगर जो बच्चा है वह मानसिक रूप से बीमार है, उस सब के बावजूद आप ऐसी घटना करते हैं, इसको भी गंभीर हमला माना जाएगा। और इस स्थिति में यह देख लीजिए कि वर्ष 2019 में एक संशोधन हुआ, और गंभीर यौन हमलों के लिए इन्होंने माना कि कम से कम 20 साल की सजा होगी, जिसको अधिकतम हम मृत्युदंड के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। क्लियर है बात सारी की सारी? यह यहाँ पर मामला समझ में आता है। हालांकि इस प्रकार के जो भी केस होंगे उनको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं चलाया जाएगा, स्पेशल कोर्ट होंगे, स्पेशल कोर्ट में सारा मामला चलेगा। हालांकि यदि वहां पर एक अंतिम निर्णय नहीं लिया जा पाता है, या फिर एक ऐसा निर्णय दिया जाता है जो कि गलत है, तो ऐसी स्थिति में आप ऊपरी अदालतों के अंदर अपील कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर यह भी व्यवस्था की गई है कि इस अधिनियम की धारा 45 के तहत केंद्र सरकार इस प्रकार के कानूनों को बना सकती है, ऐसी शक्ति उसको प्राप्त है। और पूरे देश भर में ऐसे मामलों के व्यवस्थित निपटान के लिए, साथ साथ बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर दोनों ही जगह बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया जाएगा, जो इस प्रकार के मामलों की देखरेख करेंगे, देखेंगे कि पीड़ित को कुछ नकारात्मक प्रभावों का सामना ना करना पड़े, उसकी काउंसलिंग जो भी होगी वह सब चीज़ें की जाएंगी, और उसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी कि एक अच्छा जीवन संभव हो सके। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात पॉक्सो की। हालांकि मामले पे आपका क्या ओवरव्यू है, यह बात आप सभी लोगों को मुझे कमेंट में ज़रूर बतानी होगी। ठीक है, साथ साथ यह पूरा वीडियो कैसा लगा, यह ज़रूरी है कि आप लोग लाइक करें, कमेंट में बताएं, और बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो अभी आज की वीडियो में इतना ही। साथ साथ शुरुआत में आपको एक प्रश्न दिखाया गया था, तो मेंस के लिए तो कंटेंट इंपॉर्टेंट है ही है। हम खुद देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और जो हमारे हाई कोर्ट हैं वह आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, कानूनों के से भी आप अलग चले जा रहे हैं, जो कानून कहते हैं आपसे अलग होकर के जजमेंट दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो पहले ही जजमेंट आ गया है उससे भी आप अलग जा रहे हैं। तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री का आंसर आप लोग को कॉमेंट करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सेशन आप लोगों ने पसंद किया होगा। हालांकि आप लोग को यह भी चाहिए होगा कि मैं आपको इस प्रश्न का आंसर भी बता दूं, तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है। ठीक है, तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।